स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में आज आपको भूगोल की पुस्तक के तीसरे अध्याय अफवाह के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अफवाह शब्द किसी भी क्षेत्र के नदी तंत्र के बारे में हमें बताता है। जैसे भारत के अंदर बहने वाली सभी नदियों का यदि हम अध्ययन करें तो हम कहेंगे भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। और जब एक नदी किसी क्षेत्र में बहती है तो वह जिन जिन स्थानों पर अपना जल प्रवाहित करती है वह सारा क्षेत्र जो उसका कवरेज एरिया होता है पानी के वितरण के अंदर, उसको हम उस नदी की अफवाह द्रोणी कहेंगे। देखिए, अफवाह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है और अफवाह द्रोणी वह नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसके बारे में बताती है। जैसे हमारी गंगा नदी जिन जिन क्षेत्रों से होकर बहेगी, जहां जहां वह अपना जल वितरित करेगी, वह क्षेत्र गंगा नदी की द्रोणी कहलाएगा। अब देखिए, नदियां जो है ये जब बहती हैं तब जिस तरफ धरातल की ढाल होगी उस तरफ जल का प्रवाह होता है। हम सभी जानते हैं, सामान्य सी बात है कि जिस तरफ ढाल होता है उस तरफ जल बहता है। और भारत के बारे में हम जब पढ़ने जा रहे हैं तब हमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पहले जो अध्ययन किया था उसको एक बार रिपीट करना जरूरी है कि भारत का धरातल कैसा है, भारत के अंदर किस तरफ ढाल है, किस तरफ उच्च भूमियां पाई जाती है, कहाँ पहाड़ है। ये सभी चीजें हमारे नदी तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो जो उच्च भूमि आती है किसी भी क्षेत्र में, जो उच्च भूमि होती है वह अफवाह या नदी तंत्रों के जल के विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला पाई जाती है ना। तो एक इस तरफ ढाल बन जाएगा, एक इस तरफ ढाल बन जाएगा। तो ये अरावली जल जो पर्वतमाला है यह राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से इसके अलावा पर्वतों के अलावा भी कई क्षेत्रों में उच्च भूमियां पाई जाती है, वो भी जल विभाजन के अंदर अपना कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की स्थिति भारत में इस तरह से है और 3 भागों में हमने हिमालय को विस्तार से पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि हिमालय जब इस तरफ है तो उत्तर की तरफ वाली सारी नदियां हमारी हिमालयी नदियों के अंदर आ जाएंगी। हिमालय के अंदर जो हिमालय का इधर वाला पार्ट है, उत्तर का तिब्बत वाला क्षेत्र, इधर बहुत ज्यादा शीत प्रदेश है। तिब्बत एक शीत प्रदेश है और यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर, हिमनद जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें जमी हुई होती हैं वातावरण में बहुत अधिक ठंड होने के कारण, और ये धीरे धीरे पिघलती हैं और बार बार जल का जो वितरण करती रहती है नदियों को। ठीक है। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है यहाँ पर मानसरोवर झील पाई जाती है और इसी मानसरोवर झील के आसपास से हमारी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अब हम हिमालयी नदियों में भारत के अंदर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र को पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत की जो ये 2 टाइप्स की नदियां हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। ये भिन्नताएं हैं कि देखिए, जैसे हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां 12मासी नदियां हैं। 12मासी से हमारा तात्पर्य हो गया कि इन नदियों में वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है, क्योंकि ये नदियां न केवल वर्षा जल प्राप्त करती हैं बल्कि हिमनद या ग्लेशियर से मिलने वाला जो जल है वो भी इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इस कारण से हिमालयी नदियां 12मासी नदियां होती है और इनमें जल की प्रचुरता वर्ष भर रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें ऐसा नहीं पाया जाता है। तब हम देखते हैं कि भारत की हिमालयी नदियों में सिंधु नदी का जल तंत्र। सिंधु नदी
यहाँ पर हमारे जो मानसरोवर झील पाई जाती है, अप्रॉक्स मान लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर मानसरोवर झील है। इसी के आसपास से हमारी सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी इस तरह से निकलने के बाद में लद्दाख जिला जो है भारत का, वहां से भारत में प्रवेश करती है और फिर बलूचिस्तान गिलगित से होते हुए अटक से यह धरातलीय क्षेत्रों में आती है और धरातलीय क्षेत्रों में आने के बाद यह पाकिस्तान में बहने लग जाती है और पाकिस्तान में आगे मिठानकोट के अंदर, इसके अंदर अब देखिए यह जो सिंधु नदी निकली है इसकी कुछ सहायक नदियां भी है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम ये आती हैं। सतलुज नदी भी यहाँ पास से राक्षस ताल से निकलती है और इस तरह से बहती है। अब जो रावी, चिनाब, झेलम है ये यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह से निकलती हैं और ये इस तरह से अपना पूरा अपवाह तंत्र निर्मित कर देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आते आते ये नदियां क्या होती है, पहले सतलुज में मिलती हैं और फिर आगे जाकर के ये मिठानकोट के अंदर अपने सिंधु नदी में अपना जल डाल देती हैं और सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में बहते हुए कराची के अंदर बहती बहती अपना जल जो है वो अरब सागर में प्रवाहित करती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मानसरोवर के पास से हमारी सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख में बहकर यह आगे जाते जाते बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए अटक में धरातलीय क्षेत्रों में आ जाती है और फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आगे जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं भारत की, जो सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम के नाम से जानी जाती है। तो ये नदियां, जैसे सतलुज नदी जो है ये राक्षस ताल से निकल रही है, इधर से आगे आ रही है, फिर रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास ये सारी नदियां जो है ये आगे पहले सतलुज में मिलती हैं और फिर आगे जाकर के मिठानकोट में ये सभी नदियां अपना जल सिंधु नदी में डाल देती हैं और सिंधु नदी जो है यह आगे पाकिस्तान में बहते हुए कराची के पूर्वी ढालों की तरफ बहते हुए अपना जल अरब सागर में प्रवाहित कर देती है। तो देखिए इस तरह से सिंधु नदी क्या हुई, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान की नदी हो गई। इसकी कुल लंबाई जो है वह 2900 के आसपास है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए कि सन 1960 में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि भारत इस नदी के 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि भारत को इस नदी का 20% जल मिला था। अभी हाल ही में हमने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय भारत ने अपनी इस नदी का जल रोकना प्रारंभ किया। रोकने का मतलब ये नहीं था कि भारत ने इसका सारा जल रोक लिया, क्या भारत अब तक इसके 20% जल का उपयोग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत ने इस तरफ अपनी नहरें वगैरह निकाल करके जल व्यवस्था को संचालित कर रखा था। तो भारत को इस जल की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भारत नहीं रोक रहा था। लेकिन पुलवामा अटैक के समय भारत को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान में जा रहे अपने इस एक्स्ट्रा पानी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया समझौते का और अपना 20% जल इस नदी का जो था वो रोकना प्रारंभ कर दिया। अब हम देखते हैं गंगा नदी। तो गंगोत्री हिमनद बहुत फेमस नाम सुना हुआ है सभी का। गंगोत्री हिमनद से गंगा नहीं निकलती है, भागीरथी निकलती है। ठीक है ना, भागीरथी नदी निकलती है। अब आप कहो कि भागीरथी क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो गंगा बता रहे थे। तो भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसी के थोड़ा आगे बद्रीनाथ से हमारे अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, और यह भागीरथी और अलकनंदा आगे आकर के यहाँ पर इसे हम कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहां से ये नदी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारी गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगोत्री हिमनद और बद्रीनाथ से निकलने वाली
अलकनंदा, दोनों नदियां आकर के देवप्रयाग में मिली और यहां से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाने लगी। अब गंगा नदी, इसका अपवाह लगभग इस तरह से दिखाते हैं मानचित्रों में। ये यहां से ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है। ठीक है। अब गंगा नदी के अंदर बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, और इधर देखिए ये हमारा राजस्थान बहता है। इस तरह से कुछ राजस्थान दिखता है। यहां से हमारी चंबल नदी जो है वो सीमा बनाते बनाते इधर आती है। ठीक है। और गंगोत्री के पीछे से यहां से हमारी ये यमुना नदी बहती है और यमुना नदी इधर आकर के गंगा में मिल जाती है। ये चंबल नदी आके जाकर के इसी में मिल जाती है। इधर से सोन, बेतवा, ये और भी नदियां मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारी गंगा नदी है यह भारत के उत्तरी मैदानी भाग को पूरा कवर कर लेती है जल वितरण के अपने क्षेत्र में। अब देखिए कि इतनी सारी नदियों का जल इसमें मिलने के कारण कई बार इन नदियों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो वो जो बाढ़ होती है उसका पानी मैदानी भागों तक फैल जाता है और मैदानी भागों में जब यह जल फैलता है तब यह अपने साथ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जिसे कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, उसको पूरे मैदान में फैला देता है। तो यह जो इलाका है यह पूरा उपजाऊ मिट्टी से भर जाता है और यह मैदानी भाग हमारा कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाता है। तो हमने देखा गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकली, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, फिर यहाँ पर देवप्रयाग में ये गंगा के नाम से जानी जाने लगी। यमुना नदी जो थी ये इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल गई। भारत राजस्थान की तरफ से निकलने वाली चंबल नदी भी आगे जाकर के गंगा में ही अपना जल डाल रही है। फिर इधर से निकलने वाली सोन और बेतवा नदियां भी गंगा में मिल रही हैं और इधर से निकलने वाली ये जो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां भी गंगा की सहायक नदियां। तो इस प्रकार से गंगा नदी जो है यह एक बहुत बड़ी अपवाह द्रोणी का निर्माण कर रही है। इसकी लंबाई जो है यह 2500 किलोमीटर के आसपास है। अब देखिए कि गंगा नदी का यहाँ पर हमने नाम पढ़ा भागीरथी, अलकनंदा से मिलकर यह गंगा बनी। जब यह गंगा नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आती है तब यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इसकी एक शाखा जो है वो इस तरफ दक्षिण की तरफ बह जाती है। इस शाखा को हम कहते हैं हुगली। हुगली क्या है? गंगा की ही एक वितरिका है जो कि कलकत्ता में है और इसके ऊपर एक नदी और बंदरगाह भी बनाया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां से गंगा नदी जो है वो आगे प्रवेश कर गई बांग्लादेश में और बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ ही हमारी गंगा नदी का नाम हो गया पद्मा। ठीक है। अब बांग्लादेश में देखिए कि यहां तक तो हमने बात करी है गंगा नदी की कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी और हमारी शेष रह जाती है, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और यह नदी जो है यह इस तरीके से देखिए इसका कुछ आकार बनता है और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास में एक दर्रा है, इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है इस तरह से और यहां से जब ये प्रवेश करती है तब आगे आकर के यह जाती है, यहाँ पर हमारा असम का क्षेत्र है, असम में आ जाती है। अब देखिए यहां से जब ये नदी निकली तब इसको तिब्बत या चीन के क्षेत्र में नाम दिया गया सांगपो। ठीक है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर रही थी तब इसको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और दिहांग के बाद यह जब असम में आती है तब यहाँ पर यह अपनी अनेक
सहायक नदियों का जल प्राप्त करके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाने लगती है। अब यह ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहते हुए जब पश्चिम बंगाल में आई, बांग्लादेश में सॉरी, तो बांग्लादेश में यह नदी कहलाती है जमुना। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, गंगा भी आ गई, ब्रह्मपुत्र जो थी वो भी आ गई। गंगा को बांग्लादेश वालों ने पद्मा कहा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश वालों ने जमुना कहा। यहां आकर के ये दोनों नदियां आपस में मिल गई और इस स्थान पर इसको कहा जाने लगा मेघना। और यहाँ पर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है और बहुत उपजाऊ डेल्टा है। और इससे फिर यह अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। तो आपने देख लिया कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती हैं। दोनों नदियां जहां मिलती है वहां पर इनको मेघना कहते हैं और यह मेघना नदी आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। अब देखिए, गंगा नदी के बाद में हमने ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पड़ी, इसको चीन में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया इसका एक नाम के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो गया आपका कि एक ही नदी के इतने सारे नाम है अलग अलग जगहों पे। तो इनको अच्छे से याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे कहाँ क्या किस नाम से पुकारा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ एक खास बातें और है कि एक तो देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं और बहुत शीत प्रदेश है ये। तो यहाँ पर नदियों में जल की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, कारण कि शीत प्रदेश है, पानी जमा हुआ रहता है और पानी जमा हुआ रहेगा तो बहाव धीमा रहेगा, बहाव धीमा रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये अवसाद नहीं लाएंगी अपने साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नदियां जो है अनेक भागों में, जैसे ना इनका बहाव एक फिक्स नहीं होता है, इनकी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है कि भाई ये एक जगह इसी जगह पे नदी बह रही है क्या। ये अनेक धाराओं में इस तरह से कभी किधर ही इस तरह से, मतलब गुम्फित नदी वो होती है जैसे मान लो ये नदी बह रही है, इसकी एक धारा निकल गई, ऐसे आ गया, फिर यहाँ आ गई, फिर ऐसे हो गया, फिर इस धारा से एक और धारा निकल गई, ऐसे हो गई, फिर मान लो यहाँ से एक और धारा वितरिका बनकर यहाँ निकल गई, ये धारा यहाँ बहते बहते यहाँ पे कुछ मान लो बाधा आ गई तो यहाँ ऐसे हो गई। तो अब ये जो इस तरह से इसका बन रहा है ना नक्शा, इसको हम कहते हैं गुम्फित नदी। तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और यह अपने बहाव क्षेत्र के अंदर अनेक द्वीपों का निर्माण करती है। अब द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग धरातल का जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो द्वीपों का निर्माण करती है। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी है द्वीप, माजुली। यह हमारा भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। इसी दरमियान एक चीज और जो छूट गई है कि जब कोई भी नदी एक पहाड़ी इलाके से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, पहाड़ों को जैसे काट देती है, ये ना यहाँ पे कटाव होता रहेगा बार बार। तो इन दर्रों को, इन कटावों को या तो दर्रा कहते हैं या गार्ज कहते हैं, ठीक है ना। बार बार नाम आएगा कि गार्ज क्या होता है, गोखुर क्या होता है। गोखुर भी इसी तरह से होता है कि जैसे मान लो ये गुम्फित नदी है तो नदी बहते बहते अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो उसके मार्ग में ये जो इस तरह से खुर की सी स्थिति बन जाती है, इसको हम गोखुर कह सकते हैं। नदी बहते बहते इस तरह सर्पिलाकार स्थिति में बहने लगी तो इसको हम नदी विसर्प कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे उत्तरी भारत की नदियों के अंदर काफी पाई जाती है, कारण कि यहाँ का जो क्षेत्र है यह मैदानी है, लगभग बहुत उच्चावच नहीं है और मैदानी भाग होने के कारण नदियों को विस्तार मिलता है बहने के लिए और ये अनेक प्रकार की अपनी जो स्थितियां हैं उनका निर्माण करती हैं। तो
तो आज हमने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। ये हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये हमारी बारहमासी नदियां हैं और इधर इनकी सहायक नदियों के बारे में भी हमने जाना कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं जो कि इनमें अपना जल देती हैं। तो उत्तर भारत की नदियों का हम आज विस्तार से अध्ययन पाठ्य पुस्तक में भी करेंगे। एक चीज कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, भारत की राष्ट्रीय नदी। ठीक है ना? कब घोषित किया गया था? 2008 में। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, असम से आगे आकर के फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसी तरह हमारी सिंधु, तो ये सिंधु नदी तिब्बत के आसपास से निकली, लद्दाख से भारत में आई, फिर गिलगित बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान के कराची से अरब सागर में। इनकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी एक बार थोड़ा ध्यान से याद करने का प्रयास करना और इनकी विशेषताओं के साथ इनकी सहायक नदियों, इनके बहाव क्षेत्र, इनके प्रमुख समझौते आदि के बारे में याद करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे।